इमरजेंसी प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में लिखे गए हैं, आर्टिकल्स 352 से 360 के बीच। ये रूल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सीरियस या अबनॉर्मल सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का मेन पर्पस था इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, साथ ही डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है और स्टेट्स पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे समय में इंडिया का फेडरल सिस्टम एक यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली अमेंड ना भी हो। ये स्पेशल फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक यूनिक फीचर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में समझाया था कि दुनिया के ज्यादातर फेडरल सिस्टम्स जैसे यूएसए का एक फिक्स्ड फेडरलिज्म में बंधे होते हैं और यूनिटरी सिस्टम की तरह कभी एक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। नॉर्मल टाइम में ये फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में जरूरत के हिसाब से यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तीन तरह की इमरजेंसीज अलाउ करता है। पहला, जब इंडिया की सिक्योरिटी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन से थ्रेटन्ड हो, इसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोला गया है। दूसरा, जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, इसे प्रेसिडेंस रूल कहते हैं, और कभी-कभी इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसे इमरजेंसी शब्द से डिस्क्राइब नहीं करता। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो तब डिक्लेयर होता है जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में हो। नेशनल इमरजेंसी पर फोकस करें तो आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर इंडिया की सिक्योरिटी, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन से खतरे में हो तो वो डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट ऐसा प्रोक्लेमेशन उस वक्त भी कर सकता है जब एक्चुअल सिचुएशन अभी आई ना हो, लेकिन उसके आने का क्लियर डेंजर हो। अलग अलग प्रोक्लेमेशंस वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के लिए इशू किए जा सकते हैं, चाहे पहले से कोई प्रोक्लेमेशन फोर्स में हो। ये पावर 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से ऐड हुआ था। अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर है तो इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, और अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर है तो इसे इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है। इमरजेंसी पूरे कंट्री में या सिर्फ किसी एक पार्ट में भी लागू हो सकती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो इसे सिर्फ किसी पार्ट तक लिमिट कर सके। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द यूज होता था, जो बहुत वेग था, और इसी ग्राउंड पर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इस मिसयूज को रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसे रिप्लेस करके क्लियर टर्म आर्म्ड रिबेलियन इंट्रोड्यूस किया। एक और इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड ये है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकता है जब उसके कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन मिले। ये रूल 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट को कंसल्ट किए प्रेसिडेंट को एडवाइस करके इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई थी और बाद में कैबिनेट को इन्फॉर्म किया था। दूसरा सेफगार्ड भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ही लाया, जिसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट का डिसीजन अब जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं होगा। पहले 38th अमेंडमेंट ने इसे कोर्ट से इम्यून कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में रूल किया कि अगर प्रोक्लेमेशन इररेलेवेंट या रॉन्ग फैक्ट्स पर बेस्ड हो या मालाफाइड हो तो इसे चैलेंज किया जा सकता है। एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो इसे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर अप्रूव करना होता है। पहले ये लिमिट 2 महीने थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसे रिड्यूस कर दिया। अगर उस वक्त लोकसभा डिसॉल्व्ड हो तो प्रोक्लेमेशन नई लोकसभा के मीट होने के 30 दिन तक सर्वाइव करता है, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया हो। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए कंटिन्यू करती है और इसे अब अनलिमिटेड पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल 6-6 महीने में लेना जरूरी है। ये सेफगार्ड भी 44th अमेंडमेंट ने लाया, क्योंकि पहले एक बार अप्रूव होने के बाद इमरजेंसी इनडेफिनिट टाइम तक चल सकती थी। हर एक्सटेंशन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी और 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स। पहले सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी काफी थी। प्रेसिडेंट किसी भी वक्त इमरजेंसी रिवोक कर सकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद अगर लोकसभा खुद एक रेजोल्यूशन पास करके इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन के खिलाफ वोट करती है तो प्रेसिडेंट बाउंड है उसे रिवोक करने के लिए। अगर लोकसभा के 1/10वां भाग यानी 1/10 मेंबर्स स्पीकर को नोटिस देते हैं या हाउस सेशन में ना हो तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को देते हैं, तो 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सिटिंग बुलाना जरूरी है जिसमें इस मैटर पर वोट होता है। ऐसे रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है और ये सिर्फ लोकसभा के द्वारा होता है, दोनों हाउसेस से नहीं।
इमरजेंसी के इफेक्ट्स तीन मेन एरियाज में दिखते हैं: सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेचर्स की लाइफ और फंडामेंटल राइट्स। सेंटर स्टेट रिलेशंस के मामले में सेंटर के पावर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल टाइम में सेंटर सिर्फ लिमिटेड मैटर्स पर स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सेंटर किसी भी मैटर पर डायरेक्शन दे सकता है। पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर इसे ओवररूल नहीं कर सकते। ये लॉज इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद इनइफेक्टिव हो जाते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी प्रेसिडेंट सेंटर स्टेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकता है, स्टेट्स के ट्रांसफर्स को कम या कैंसिल कर सकता है, और ये ऑर्डर्स फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इफेक्टिव रहते हैं। लोकसभा का टर्म भी इमरजेंसी के दौरान एक एक साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और ये अनलिमिटेड चल सकता है जब तक इमरजेंसी कंटिन्यू करती है, लेकिन एंड होने के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक ही एक्सटेंड होता है। यही रूल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर भी लागू होता है। जैसे 5th लोकसभा जो 1976 में खत्म होने वाली थी, उसे 1975 की इमरजेंसी के दौरान 2 बार एक्सटेंड किया गया था। फंडामेंटल राइट्स पर भी इमरजेंसी का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखता है। आर्टिकल्स 358 और 359 इसको डील करते हैं। आर्टिकल 358 के अंडर आर्टिकल 19 के 6 राइट्स ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है या एक्शन ले सकता है जो इन राइट्स को वायलेट करे, और कोर्ट्स में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी खत्म होने के बाद आर्टिकल 19 फिर से फोर्स में आता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो भी किया गया था वो वैलिड ही रहता है। 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19 के राइट्स सिर्फ तब सस्पेंड होते हैं जब इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से हो, आर्म्ड रिबेलियन की वजह से नहीं, और सिर्फ इमरजेंसी रिलेटेड लॉज और एक्शंस ही प्रोटेक्टेड होते हैं। आर्टिकल 359 थोड़ा अलग है। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने का राइट सस्पेंड कर दे, एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21 जो 44th अमेंडमेंट के बाद भी एनफोर्सेबल रहते हैं। यहाँ राइट्स खुद सस्पेंड नहीं होते, बस उनके एनफोर्समेंट का राइट सस्पेंड होता है। सस्पेंशन सिर्फ उन राइट्स पर लागू होता है जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में स्पेसिफाई होते हैं, और ये पूरे कंट्री या सिर्फ किसी पार्ट पर भी लागू हो सकता है। आर्टिकल 358 की तरह यहाँ भी इमरजेंसी के दौरान जो एक्शंस लिए जाते हैं वो कोर्ट्स में बाद में चैलेंज नहीं किए जा सकते। दोनों आर्टिकल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से डील करता है और ऑटोमेटिक होता है, जबकि आर्टिकल 359 अलग-अलग राइट्स पर लागू हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए। आर्टिकल 358 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में अप्लाई होता है, जबकि आर्टिकल 359 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में अप्लाई होता है। आर्टिकल 358 पूरे इमरजेंसी पीरियड के लिए राइट सस्पेंड करता है, लेकिन आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट छोटा ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई कर सकता है। और आर्टिकल 359 के अंडर आर्टिकल्स 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते, जबकि आर्टिकल 358 के अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है। दोनों सिर्फ इमरजेंसी रिलेटेड लॉज और एक्शंस को ही प्रोटेक्ट करते हैं, अनरिलेटेड लॉज को नहीं। इंडिया की हिस्ट्री में नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर हुई है। पहली 1962 में चाइनीज अग्रेशन के टाइम, जो 1968 तक चली। दूसरी 1971 में पाकिस्तान के वॉर के टाइम, और जब वो इमरजेंसी अभी फोर्स में थी तब 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के वेग ग्राउंड पर एक और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये 1975 वाली इमरजेंसी सबसे कंट्रोवर्शियल बनी, जिसमें मिसयूज ऑफ पावर, राइट्स का सप्रेशन और डेमोक्रेसी की कर्टेलमेंट हुई। जब 1977 में फाइनली इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी पावर में आई। उन्होंने शाह कमीशन बनाया, जिसमें कंक्लूड हुआ कि 1975 की इमरजेंसी जस्टिफाइड नहीं थी। इसी वजह से 1978 में 44th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें फ्यूचर मिसयूज को रोकने के लिए कई सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें सेंटर को पावर मिलता है कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से फंक्शन नहीं कर पा रही हो तो वो उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सके। इस अरेंजमेंट को प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, जिसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। इसका फाउंडेशन आर्टिकल 355 में है, जो यूनियन पर ड्यूटी डालता है कि हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्न किया जाए। जब ये ड्यूटी फुलफिल नहीं होती तब आर्टिकल 356 काम आता है, जो प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए तो वो इंटरवीन करे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट पर ही नहीं बल्कि अपने इंडिपेंडेंट असेसमेंट पर भी एक्ट कर सकता है। साथ ही आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस फॉलो करने से रिफ्यूज करे तो प्रेसिडेंट ये कंक्लूड कर सकता है कि उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है।
जब भी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होता है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। इसके प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर उस समय लोकसभा डिसॉल्व्ड हो तो प्रोक्लेमेशन तब भी 30 दिन तक सर्वाइव करता है जब तक नई लोकसभा अपनी पहली बैठक ना कर ले। बस इतना ज़रूरी है कि राज्यसभा ने तब तक कंसेंट दे दिया हो। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद प्रोक्लेमेशन 6 महीने के लिए वैलिड रहता है और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल तक, लेकिन हर 6 महीने में फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस मैंडेटरी हो गई। या तो एक नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया या कंसर्न स्टेट में फोर्स में हो और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शंस कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी वक्त प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन रिवोक कर सकता है बाय इशूइंग अनदर प्रोक्लेमेशन और इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। प्रेसिडेंट्स रूल के कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी फार रीचिंग होते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस अपने हाथ में ले लेता है। गवर्नर और दूसरे स्टेट अथॉरिटीज़ के पावर्स भी उसके थ्रू चलने लगते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स पार्लियामेंट अपने हाथ में ले लेती है और स्टेट बॉडीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के अंडर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो डिसमिस हो जाती है। गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है चीफ सेक्रेटरी या स्पेशली अपॉइंटेड एडवाइजर्स के हेल्प से। प्रैक्टिकली स्टेट असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाती है और उस वक्त स्टेट के बिल्स और बजट पार्लियामेंट पास करती है। पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर प्रेसिडेंट या किसी और स्पेसिफाइड अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकती है और प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर ऑथराइज कर सकता है। ऑर्डिनेंसेस भी इशू किए जा सकते हैं गवर्नेंस के लिए। जो लॉज इस दौरान बनते हैं वो प्रेसिडेंट्स रूल ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होते, बल्कि कंटिन्यू करते हैं जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उन्हें रिपील, ऑल्टर या रीइनैक्ट ना करे। लेकिन एक सेफगार्ड ये है कि प्रेसिडेंट स्टेट हाई कोर्ट के पावर्स और फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सालों में इस प्रोविजन का मिसयूज भी काफ़ी बार हुआ है। 1950 से लेकर आज तक प्रेसिडेंट्स रूल 125 से ज़्यादा बार लगाया जा चुका है, लगभग हर साल 2 बार, और ज़्यादातर पॉलिटिकल रीजंस के लिए। सबसे पहली बार ये 1951 में पंजाब में इम्पोज हुआ था और इवेंचुअली लगभग हर स्टेट इससे एक्सपीरियंस कर चुका है। एग्जाम्पल के लिए 1977 लोकसभा इलेक्शंस के बाद जब कांग्रेस हारी और जनता पार्टी पावर में आई तो कांग्रेस रूल्ड 9 स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया ये कहकर कि उनकी असेंबलीज अब लोगों की मैंडेट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। जब 1980 में कांग्रेस वापस पावर में आई तो उन्होंने सेम चीज रिपीट करके 9 जनता रूल्ड स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया। 1992 में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया, ये ग्राउंड लेकर कि उन्होंने सेंटर का बैन कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क बम्बई केस 1994 में इस मूव को अपहोल्ड किया और सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर डिक्लेयर किया। लेकिन कुछ केसेस में जैसे नागालैंड 1988, कर्नाटक 1989 और मेघालय 1991 में कोर्ट ने प्रोक्लेमेशंस अपहोल्ड नहीं की। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 356 को डिफेंड करते हुए उम्मीद की थी कि ये ड्रास्टिक पावर सिर्फ एक डेड लेटर रहेगी जो सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट में यूज की जाएगी। उन्होंने एम्फसाइज किया कि सेंट्रल इंटरवेंशन रेयर होना चाहिए क्योंकि ये फेडरल स्पिरिट को हर्ट करता है। लेकिन उनकी उम्मीद के ऑपोजिट हिस्ट्री ने दिखाया कि आर्टिकल 356 एक डेडली वेपन बन गया स्टेट्स के खिलाफ। असेंबली के एक मेंबर एच.वी. कामत ने बाद में रिमार्क किया था कि अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। जुडिशियल रिव्यू का रोल भी इवॉल्व हुआ। पहले 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन को फाइनल डिक्लेयर कर दिया था और कोर्ट्स के स्कोप से बाहर कर दिया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसे रिवर्स करके जुडिशियल स्क्रूटनी ओपन कर दी। बम्बई जजमेंट 1994 ने क्लियर किया कि प्रेसिडेंट का डिसीजन रिव्यूएबल है, ये रेलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड होना चाहिए और सेंटर को अपना एक्शन जस्टिफाई करना होगा। कोर्ट्स एविडेंस की एडिक्वेसी चेक नहीं करेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं कि मटेरियल रेलेवेंट था या मैलाफाइड नहीं था। अगर प्रोक्लेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाई जाती है तो डिसमिस्ड गवर्नमेंट और डिसॉल्व्ड असेंबली को रिस्टोर भी किया जा सकता है। जजमेंट ने यह भी रूल किया कि असेंबली को डिसॉल्व सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले वो सिर्फ सस्पेंड हो सकती है। कोर्ट ने यह भी अंडरलाइन किया कि मेजॉरिटी लॉस का टेस्ट सिर्फ असेंबली फ्लोर पर होगा, गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पर नहीं।
जजमेंट ने सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर बताया और वार्न किया कि आर्टिकल 356 का मिसयूज करके सेंटर के चेंज के बाद स्टेट मिनिस्ट्रीज को डिसमिस करना अलाउड नहीं है। मतलब आर्टिकल 356 सिर्फ जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के केसेस में स्पेरिंगली यूज होना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने भी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सिचुएशंस लिस्ट की जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल जस्टिफाइड होता है, जैसे इलेक्शंस के बाद हंग असेंबली हो, मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाने से रिफ्यूज करे, मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे जब कोई ऑल्टरनेटिव ना हो, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस का विलफुल डिफायंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन को डेलिबरेटली सबवर्ट करे या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करने से रिफ्यूज करे। साथ ही उन्होंने इम्प्रॉपर यूजेस भी लिस्ट किए, जैसे मेजॉरिटी टेस्ट किए बिना मिनिस्ट्री डिसमिस कर देना, सिर्फ गवर्नर की पर्सनल असेसमेंट पर रिलाई करना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सक्यूज बनाना, सिर्फ डिस्टर्बेंसेस या मैल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड्स पर इंटरवीन करना या स्टेट को करेक्शन का चांस दिए बिना एक्शन लेना। इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए या पॉलिटिकल रीजन से आर्टिकल 356 का यूज स्ट्रांगली डिस्करेज किया गया। प्रेसिडेंट्स रूल के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, जो आर्टिकल 360 में है। प्रेसिडेंट इसे तब डिक्लेयर कर सकता है जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में हो। पहले 30th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन को फाइनल बना दिया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसे भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार प्रोक्लेम होने के बाद पार्लियामेंट से 2 महीने में अप्रूव करना जरूरी होता है। अगर उस वक्त लोकसभा डिसॉल्व हो तो प्रोक्लेमेशन नहीं लोकसभा के 30 डेज बाद तक सर्वाइव करता है, बस इतना कि राज्यसभा तब तक अप्रूव कर दे। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनिट चलती है जब तक रिवोक ना किया जाए, और दूसरे इमरजेंसीज की तरह इसे रिन्यू करना जरूरी नहीं होता। फाइनेंशियल इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस स्वीपिंग होते हैं। सेंटर स्टेट्स को स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, हत्ता कि स्टेट एम्प्लॉयज की सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस करने को भी कह सकता है। प्रेसिडेंट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल्स उसके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किए जाएं। यूनियन गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरीज और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की सैलरीज भी रिड्यूस की जा सकती हैं। मतलब प्रैक्टिकली स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है और सेंटर टोटल कंट्रोल ले लेता है। ये प्रोविजन कभी यूज नहीं किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई लीडर्स ने वार्न किया था कि ये फेडरलिज्म के लिए एक बड़ा थ्रेट है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे डिफेंड करते हुए अमेरिका का नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन के दौरान प्रेसिडेंट को ऐसे पावर्स दिए गए थे। इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस 1991 के टाइम भी ये इमरजेंसी इन्वोक नहीं की गई। इमरजेंसी प्रोविजंस ओवरऑल हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिक्स ने फियर एक्सप्रेस किया था कि ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट कर देंगे और प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बना देंगे। उनका कहना था कि स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे और डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियनिज्म में कोलैप्स हो जाएगी। एचवी कामत ने तो इतना तक कह दिया कि ये पावर्स एक टोटलिटेरियन पुलिस स्टेट बना देंगे, जहां पीस का मतलब होगा द पीस ऑफ द ग्रेव। केटी शाह ने इमरजेंसी चैप्टर को एक रिएक्शन एंड रिट्रोग्रेशन कहा, जो सेंटर को स्टेट्स के खिलाफ और गवर्नमेंट को लोगों के खिलाफ वेपन देता है। टीटी कृष्णमाचारी को फियर था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप क्रिएट करेगा, जबकि एचएन कुंजरू ने इसे स्टेट्स की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सीरियस थ्रेट बताया। फिर भी कुछ सपोर्टर्स भी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इन प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी लाइफ ब्रेथ कहा और महावीर त्यागी ने बोला कि ये एक सेफ्टी वेल्व की तरह काम करेंगे सिस्टम को क्राइसिस के टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इन्हें डिफेंड किया। उन्होंने माना कि इनका मिसयूज हो सकता है पॉलिटिकल एंड्स के लिए, लेकिन उनके हिसाब से ये नेसेसरी थे।